अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 8-12 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पार्ट 1। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे कहता है कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, एक नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एग्जांपल्स। नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट है, ये जैसे नंबर्स एक ख़ास तरतीब से लिखे गए हैं, इनको अगर हम इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो एक हमें ढांचा मिलेगा, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमें मिलेगी, इसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और अगर हम इन जनरल बात करें, हम जनरली अगर देखें मैट्रिक्स को, तो हम मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पे ये जो एंट्रीज़ हैं, ये वाली है, ये वाली है या ये वाली है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन बना रही हैं। ये एंट्रीज़ जो है, यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि जो पहली एंट्री है फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड है और थर्ड कोई भी हो सकती है, और आखिर में ये इस तरह जो है कॉन्टीन्यूसली जब जाएंगी एंट्रीज़, तो आखिर में कोई n एंट्री हमें मिलेगी। और अगर यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल लाइन की बात करूँ, जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसमें अगर पहली एंट्री देखें तो इसका सबस्क्रिप्ट 1 है, फिर अगली एंट्री देखें तो इसमें है 1 2, फिर कॉन्टीन्यूसली ये जाता है और आखिरी जो एंट्री हमें मिलती है वो कोई 1n है। पर अगर हम देखें तो पहली हॉरिजेंटल लाइन के अंदर, सबस्क्रिप्ट के अंदर जो पहला नंबर है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब है हम पहली हॉरिजेंटल लाइन के अंदर रहते हुए उसके रिस्पेक्ट अगला जो सबस्क्रिप्ट में नंबर है वो चेंज कर रहे हैं। मतलब वो हम 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो n है वो ये डिफ़ाइन करता है कि इस हॉरिजेंटल लाइन के अंदर हॉरिजेंटली n टाइम्स कोई एंट्रीज़ आ रही हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहा हूँ जिसमें n टाइम्स कोई एंट्रीज़ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये n टाइम्स का इट मीन्स कि हमें नहीं पता कि कितनी एंट्रीज़ जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि ये जो n टाइम एंट्रीज़ हैं ये असल में वर्टिकल इसी तरह का ही स्ट्रक्चर्स बनाती जाएंगी जैसा कि हॉरिजेंटल लाइन के अंदर था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, ये काबिल गौर है कि अगर हम यहाँ पे पहली एंट्री की बात करें, यहाँ पे ये देखें 1 आ रहा है और यहाँ अगर सबस्क्रिप्ट में देखें तो 2 आ रहा है। इट मीन्स कि ये 1, ये 2, ये इसी तरह चलता जाएगा और ये m टाइम्स आएगा। ऐसा कि मैंने ऊपर बात की कि वर्टिकली n टाइम्स आ रही हैं, सिमिलरली ये हॉरिजेंटल भी m टाइम आएंगी। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन चूँकि मैंने पहले ली थी तो उसमें मैंने आपको n टाइम्स वर्टिकल लाइंस जो है आइडेंटिफाई करके दिखाई। सिमिलरली मैंने जब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ली तो वहाँ मैंने m टाइम्स हॉरिजेंटल लाइंस आइडेंटिफाई की हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि यहाँ पे जो m है वो आइडेंटिफाई करता है कि उसमें टोटल कितनी हॉरिजेंटल लाइंस मौजूद हैं, और n यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है कि उसमें कितनी वर्टिकल लाइंस मौजूद हैं उस पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने यहाँ पे ये भी जानना है कि ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, इसे राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे AIJO टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हैं जो उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे I जो है वो m हॉरिजेंटल लाइंस हैं, और यहाँ पे J जो है, J हमें ये बताता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर n वर्टिकल लाइंस मौजूद हैं। अगर हम ये कह दें कि हॉरिजेंटल लाइंस जो है वो m रोज हैं और वर्टिकल जो है वो n कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के बारे में 2 और टर्म सीख ली। वो क्या हैं कि अगर हम हॉरिजेंटल लाइंस की बात करें तो उनको हम रोज़ कह सकते हैं, और अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें उस मैट्रिक्स के अंदर तो उनको हम कॉलम्स बोलेंगे। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर उन रोज़ एंड कॉलम के अंदर यूज्ड हुए होंगे उनको हम एंट्रीज़ या एलिमेंट्स कहेंगे उस मैट्रिक्स के। जैसे कि यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर, चाहे वो रोज़ के अंदर हैं या कॉलम्स के अंदर हैं, इन तमाम को हम उस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ या एलिमेंट्स कहेंगे।
मज़ीद मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइंस को R1 R2 एंड R3 का नाम दिया गया है, ये इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जो कि 3 हैं, ठीक है। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज़ एज शोन बाय R1 R2 R3 ऑफ द मैट्रिक्स ए। और इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स के अंदर हम अगर वर्टिकल लाइंस की बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ली हुई हैं, C1 है, C2 है, C3 है, तो ये इस मैट्रिक्स के कॉलम कराएंगे, जो कि 3 कॉलम यहाँ पे मौजूद हैं। 3 कॉलम्स आर शोन बाय C1 C2 एंड C3। मैट्रिक्स ए हो या बी, इसके अंदर मौजूद नंबर जो है इसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं। अब एक बहुत अहम टर्म जो मैट्रिसेस के बारे में हमने जानना है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि जितनी उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं या नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं जो स्पेसिफाई करते हैं उसके ऑर्डर को। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में आपके पास ये एम मैट्रिक्स है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ये एक हॉरिजेंटल लाइन और ये एक हॉरिजेंटल लाइन, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 रोज़ हैं, ठीक है, ये 2 रोज़ हैं यहाँ पे, और ये वाली और ये वाली जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये 3 वर्टिकल लाइंस हैं। तो यहाँ पे कॉलम जो है वो 3 है। इट मीन्स कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 होगा। पहले हम रोज़ लिखेंगे, देन हम कॉलम लिखेंगे, तरतीब यही रहेगी। अब इसी तरह एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर 3/3 रहेगा, रोज़ भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं, और इसका ऑर्डर जो है वो 1/3 रहेगा, क्योंकि रो 1 है और कॉलम 3 यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम जनरली देखें तो एक अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसके अंदर, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि यहाँ पे ये हमें शो करते हैं कॉलम्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये n कॉलम्स, सॉरी मैं इसे रेज करता हूँ, तो ये n कॉलम्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ये n कॉलम्स, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी वो m हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं वो रोज़ को इंडिकेट करेंगी। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो m रोज़ एंड n कॉलम है, तो हम इसे m/n लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमें ऑर्डर मिल जाएगा, इसका ऑर्डर m/n। तो अब हम मैट्रिसेस की टाइप्स देख लेते हैं, और इन टाइप्स के अंदर वो टाइप्स भी मैंने इंक्लूड की हुई हैं जो ऑपरेशंस के बाद कुछ खास, जैसे ट्रांसपोज के रेलिवेंट कुछ टाइप्स मिलती हैं, वो भी मैंने इधर ही इंक्लूड की हुई हैं। क्योंकि छोटी क्लासेस में ये सारी जो टाइप्स हैं आप पढ़ के आए हैं, तो इन्हें हम ऐसे बस हाईलाइट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये सारी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। अब रो मैट्रिक्स है, एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर जिसमें इक्वल होंगे। नल जिसमें सारी ज़ीरोज़ एंट्रीज़ होंगी वो नल मैट्रिक्स होगा। इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी बिल्कुल सेम होंगी, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, इसे मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो 1 1 होती हैं। तो आगे बढ़ें तो किसी भी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट हम एक ऐसा मैट्रिक्स ले लें कि उन दोनों का जो एडिशन है वो नल मैट्रिक्स है। मतलब एक मैट्रिक्स के एंट्रीज़ अगर हम उसकी अलामतें चेंज कर दें तो वो हमें नेगेटिव मैट्रिक्स मिलता है। और उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि जब डायगोनल एंट्रीज़ बिल्कुल सेम होंगी और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरोज़ होंगी, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद होगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जैसा कि स्केलर में थी वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अब उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने के लिए हमें ऑपरेशंस में से मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। तो ट्रांसपोज चूँकि हमने अभी डिस्कस नहीं किया तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंपली ये बताता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमें जो आंसर मिले, तो आंसर में उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमें मिल जाए। ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स अगर हमें
मिलता है तो इस मैट्रिक्स को जो कि जिसका ट्रांसपोज ले रहे होंगे उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देंगे। तो अब हम मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन में सबसे पहले एडिशन है। एडिशन में क्या होता है कि दो मैट्रिसेस जिनको हम ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्रॉसपोंडिंग वैल्यू से क्रॉसपोंडिंग वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। ये जैसे कि 5 -2 के अंदर हुआ, -3 1 के अंदर ऐड हुआ, ठीक है। इसी तरह ये -3 जो है ये 3 में ऐड हुआ। तो इस तरह हम एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को दूसरे में ऐड करते जाएंगे और रिज़ल्ट में हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स होंगे उनमें से दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो इस तरह हमें सब्ट्रैक्शन हासिल होगी दो मैट्रिसेस की। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसा कि यहाँ पे 6 है, इससे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इससे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं -4, ठीक है। यहाँ पे होगा 6 इंटू -4 होगा, तो इसमें गलती आपने करनी, जैसा कि यहाँ पे भी एक एलिमेंट ऐसे ही था, -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो इसे कुछ इस तरह से लिखा गया। तो इससे हमें ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। सो मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ कोई भी नंबर जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो सिंपली उसकी हर क्रॉसपोंडिंग वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 4 है, ये 4 इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बदले में हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि सॉल्व्ड है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं, बहुत अहम है कि कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के काबिल होते हैं या उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस चीज़ को समझ लेते हैं इस नोट से। नोट में पहली जो चीज़ है वो यही है कि ए बी अगर दोनों डिफ़ाइन होते हैं, मतलब इनकी कोई वैल्यूज़ आती हैं, तो ए बी कभी इक्वल नहीं होते। ये तो सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज़ है कि ए बी तभी, उनकी प्रोडक्ट भी तभी डिफ़ाइन होता है जब उनके जो ऑर्डर हैं उनको कुछ इस तरह से हम इलस्ट्रेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों के ऑर्डर हैं, ठीक है। अब आपके पास ए बी का ऑर्डर रहना चाहिए जब नंबर ऑफ़ रोज़ हों ए की और बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो। यही ऑर्डर अगर बनता है सेम, तो इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कितनी 3 रोज़ हैं, इसका ऑर्डर हो गया 3/2, क्योंकि यहाँ पे कॉलम आप देख सकते हैं कि 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अब गौर से आपने मेरी बात सुननी है। अब यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रोज़ हैं, ठीक है, और हमारे पास जो कॉलम है यहाँ पे इस मैट्रिक्स के वो हैं 3, तो ये 2/3 हो गया। आप देख सकते हैं कि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए के और मैट्रिक्स बी के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो तभी मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन होगी, अगर ये इक्वल हैं तो, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन होगी, वरना नहीं होगी। मतलब मल्टीप्लिकेशन हम कर सकेंगे, वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, वो m/p रहेगा। मतलब उसमें 3 रोज़ आएंगी और 3 ही कॉलम आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये 3/3 ऑर्डर का एक हमें मैट्रिक्स मिला है जो कि मल्टीप्लिकेशन से मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम है। ओके हो गया। तो ये मल्टीप्लाई किस तरह हुए हैं ये अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो यहाँ जो पहली रो है, या इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ सारा ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये देखें, ये मेरे पास पहला मैट्रिक्स है, इसकी ये पहली रो है, इसे आपने पकड़ना है और इसका पहला कॉलम पकड़ना है। रो का हर एलिमेंट कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और बीच में आपने एडिशन का निशान लगाना है। तो इसी तरह आप करते जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि 3 × 1 से हो गया तो ये आ गया, और ये इन्हें ऐड करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से अब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे वो लिखना है। इसी तरह सिमिलरली आपने इस रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे से कर लेंगे, फिर इसी रो को उठाएंगे और इस तीसरे कॉलम से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉसपोंडिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी और दोनों का आंसर जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपको ये एलिमेंट्स जो है इसके मिल जाएंगे पहली रो के, ठीक हो गया। और सिमिलरली आपने फिर यहाँ से दूसरी रो उठानी है
और जो कि यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स में दूसरी रो बनेगी। तो दूसरी रो उठाएंगे, उसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसे तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हमारी ये दूसरी रो बन जाएगी उस आंसर में। अब तीसरी रो उठाएंगे तो यहाँ पे हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहली हमें एंट्री बन जाएगी हमारी, और दूसरे से करेंगे तो दूसरी एंट्री बन जाएगी, और इसी रो को अगर हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह हमें 1 1 1 हासिल होगा। छोटी क्लासेस में आपने मैट्रिसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर कोई भी इशू हो, आपको समझ ना आई हो, तो मैं डिटेल से दोबारा आपको बता दूंगा कहीं भी इशू हो तो। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक जो है वाइंड अप हो जाएगा मैट्रिसेस का कंप्लीट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।